Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll study the chapter Landscape of the Soul by Nathalie Trevorroy of class 11th. Firstly, we will discuss the title of the chapter Landscape of the Soul. This phrase means that a Chinese painter wants you to enter his mind rather than borrow his eyes. This is a physical as well as mental participation. इस फ्रेज मीन्स मुहावरे का मतलब है कि चाइनीज़ चित्रकार चाहते थे कि आप उनकी आइज से बोरो करने के बजाय उनके माइंड में एंटर करें, मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा है वो नोटिस करें। ये एक मेंटल और फिजिकल दोनों पार्टिसिपेशन है, मीन्स वो अपनी ड्राइंग के लिए पेंटिंग के लिए बोल रहे हैं कि ये फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का पार्टिसिपेशन है। थीम The main theme of the chapter is about arts. It revolves around the art of painting told through the help of various stories. We learn about Chinese painters and their works as well as the story behind them. Similarly, the second part explores the concept of art brute, meaning the art of the ones who have no right. Main theme of the chapter is about arts. आर्ट ऑफ पेंटिंग के चारों तरफ ही कहानी रिवॉल्व घूमती है। यहाँ हम चाइनीज़ पेंटर्स, उनके वर्क्स और साथ ही साथ उनके पीछे की स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। दो पार्ट्स हैं कहानी के। फर्स्ट पार्ट में हम चाइनीज़ पेंटर्स की कहानियाँ पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में आर्ट ब्रूट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है आर्ट ब्रूट का, उन लोगों की कला जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, जिनको कोई राइट नहीं था पेंटिंग का। Message given by the story. The Chinese story conveys the idea that the emperor could only rule over his territory and not understand the spirit of art. Only the artist knows the way within. He alone can enter the spirit of the universe. Chinese story ये मैसेज या आइडिया विचार कन्वे व्यक्त करती है कि एम्परर किंग केवल अपने क्षेत्र पर शासन कर सकता था और उसकी कलाकार की, पेंटर की भावना को नहीं समझ सकता था। केवल पेंटर ही जानता है कि वह अकेले ही यूनिवर्स, ब्रह्मांड की आत्मा में, स्पिरिट आत्मा में कैसे प्रवेश कर सकता है, कैसे एंटर कर सकता है। मीन्स यहाँ पर पेंटिंग को डीपली समझने की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग्स के बीच का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। जो चाइनीज़ पेंटिंग होती थी उसमें चाइनीज़ पेंटर ऐसा इफेक्ट क्रिएट करते थे कि व्यूअर्स उस पेंटिंग को देखकर खुद समझें कि पेंटिंग में क्या चल रहा है, पेंटर क्या कहना चाहता है। पेंटिंग के थ्रू हम अपनी सोच से जो देखना चाहते हैं वो देखें। वो इस तरह से पेंटिंग बनाते थे कि कोई एग्जैक्ट नहीं समझ सकता था कि क्या बना है। कोई कुछ समझता तो कोई कुछ। वो चाहते थे कि आदमी अपना दिमाग चलाए, सोचे, पेंटिंग में घुसे कि क्या बनाया है। और जो यूरोपियन पेंटर्स होते थे वो एकदम एग्जैक्ट बनाते थे, जो वो बनाते थे वही समझ आता था कि हाँ भाई ये यही चीज़ बनी है। जैसे कि यूरोपियन पेंटर ने कोई बर्ड बनाई तो हर कोई जो भी देखेगा वो यही बोलेगा कि ये एक बर्ड है। और अगर चाइनीज़ पेंटर ने बर्ड बनाई है तो वो इस तरह से अपना ब्रश चलाते थे, इस तरह से बनाते थे कि कोई कहेगा ये बर्ड है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ और कहेगा। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चाइनीज़ एंड यूरोपियन पेंटर्स एंड पेंटिंग्स। बेसिकली देखिए 2 पार्ट्स हैं इस स्टोरी के। फर्स्ट पार्ट में 3 स्टोरीज बताई गई हैं चाइनीज़ पेंटर्स और पेंटिंग्स की, और सेकंड पार्ट में आर्ट ब्रूट के बारे में बात की गई है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाओजी हु लिव्ड इन द 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Look, sire, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. तो सबसे पहले हमें एक चाइनीज़ पेंटर की कहानी के बारे में बताया गया है। वू डाओजी की कहानी से स्टार्ट हो रही है ये चैप्टर।
वू डाओजी एक बहुत ही फेमस पेंटर थे। कहाँ के पेंटर थे? चाइना के। और कौन सी सेंचुरी के थे? 8th सेंचुरी के। इनको मास्टर पेंटर बोला जाता था। तो एक बार क्या होता है, वू डाओजी के जो एम्परर थे जिनका नाम था जुएनजोंग, यानी कि चाइना के जो रूलर थे, वो वू डाओजी को ऑर्डर करते हैं कि मेरे लिए एक बहुत सुंदर मुराल मीन्स पेंटिंग बनाओ मेरे पैलेस महल की वॉल के लिए। तो वू डाओजी काफ़ी मेहनत से एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग रेडी करते हैं राजा के महल के लिए, मीन्स राजा की महल की वॉल के लिए। और जब वो पेंटिंग रेडी हो जाती है तो उसको एक स्क्रीन के पीछे छिपा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि डैट उस पेंटिंग को केवल एम्परर ही एडमायर करे। एडमायर मीन्स प्रशंसा करे, केवल वही उसको देखे। और ऐसा ही होता था। एम्परर बहुत टाइम तक उस पेंटिंग को एडमायर करता था। और क्या क्या था उस पेंटिंग में? बहुत सारे माउंटेन्स, वाटरफॉल, बर्ड्स एटसेट्रा। और उसको राजा घंटों खड़े होकर देखता रहता था। बट तब भी वू डाओजी को लगता था कि डैट जो एम्परर है वो पेंटिंग की इनर ब्यूटी को, इनर स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वू डाओजी राजा के पास जाते हैं, उसी पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि पेंटिंग में आपको ये केव दिख रही है? एम्परर बोलता है कि हाँ दिख रही है। तो वू डाओजी कहते हैं कि इस केव के अंदर एक आत्मा रहती है, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ पेंटिंग के अंदर। तो राजा हैरान रह जाते हैं कि भाई पेंटिंग के अंदर कौन जा सकता है। ठीक है। The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daozi brush was left, and the artist was never seen again in this world. तो क्या होता है, वू डाओजी क्लैप करते हैं, पेंटिंग में जो केव थी उसका गेट ओपन होता है या उस पे से पत्थर हटता है और वू डाओजी पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं और गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और जैसे ही वो गुफा का दरवाज़ा बंद होता है, पेंटिंग वॉल पे से गायब हो जाती है और फिर वू डाओजी वो भी गायब हो जाते हैं और दोबारा कभी इस दुनिया में दिखाई नहीं देते हैं। अब एम्परर जुएनजोंग जो थे वो हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये दोनों गायब कैसे हो गए। कौन दोनों? पेंटर और पेंटिंग। तो ये एक मैजिकल सी स्टोरी है, मिस्टीरियस सी। अब देखो, बेसिकली इस स्टोरी का मतलब ये है कि वो ऊपर से पेंटिंग की तारीफ ना करें। पेंटर क्या चाहते थे कि वो ऊपर से पेंटिंग की तारीफ ना करें, बल्कि पेंटिंग की इनर ब्यूटी को भी समझें। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कहानी सच थी या झूठ थी। Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. ये जो स्टोरीज़ हैं, ऐसी जो स्टोरीज़ हैं जैसे कि कोई पेंटिंग के अंदर चला गया, गायब हो गया, ये काफ़ी सारी बुक्स में लिखी गई हैं चाइनीज़ क्लासिकल लिटरेचर की। जैसे कि हमारी पुरानी बुक्स हैं ना, लिटरेचर है, वेदास हैं, उनमें कितनी ही कहानियाँ लिखी हुई हैं। किसी पे हम बिलीव करते हैं और किसी पे नहीं। ऐसे ही ये स्टोरीज़ भी चाइनीज़ लिटरेचर में बुक्स में मिलती हैं। जैसे कि बुक्स के नेम गिवन है, कन्फ्यूशियस और जुएंगी। इनमें इस सब के बारे में बताया गया है। फुल ऑफ दीज स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज से भरी हुई हैं। ये बुक्स हेल्प करती थी टीचर्स को अपने डिसिपल्स मीन्स शिष्य स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन देने के लिए। अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। अब अनदर स्टोरी बताई है, ड्रैगन स्टोरी। वो क्या है कि ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। एक बहुत फेमस पेंटर था, नाम नहीं बताया है, वो ड्रैगन बनाता था अपनी पेंटिंग में, बट वो कभी भी ड्रैगन की आँख नहीं बनाता था। क्यों? वो कहता था कि अगर मैंने ड्रैगन की आँखें बना दी तो ये पेंटिंग से ज़िंदा हो जाएगा और आग फेंकने लगेगा। तो ठीक है, एक पेंटर ऐसा भी था जो पूरा ड्रैगन बना देता था बट आँखें नहीं बनाता था। कहता था कि ज़िंदा हो जाएगा, पेंटिंग से बाहर आ जाएगा या रियल हो जाएगा, आँखें बना दूंगा तो।
अब नेक्स्ट हम आते हैं यूरोपियन पेंटिंग्स के बारे में। तो यूरोपियन पेंटर किसी भी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए फेमस थे? डायरेक्ट इमिटेशन के लिए, मीन्स हूबहू नकल कर देने के लिए, किसी भी चीज़ की जैसी है बिल्कुल वैसी ही बना देने के लिए। जैसे कि कुछ भी उन्होंने बनाया तो देखने वाले को वो रियल लगेगा कि ये वाकई में रखा हुआ है, पेंटिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी यूरोपियन पेंटर ने कोई बॉटल बनाई तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पेंटिंग है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि बॉटल रखी हुई है। ये नहीं लगेगा कि बॉटल पेंट की है, ये बनाई हुई है या चित्र है। ये लगेगा कि ये तो कोई बॉटल रखी हुई है रियल में। ओके, इसका बुक में हमें एग्जाम्पल दे रखा है किसका? यूरोपियन पेंटर्स के डायरेक्ट इमिटेशन का, या रियल जैसी जो वो पेंटिंग बनाते थे उस चीज़ का। क्या एग्जाम्पल दे रखा है? क्विंटन मैट्सी। क्विंटन मैट्सी का एक एग्जाम्पल दे रखा है समझाने के लिए। ये कौन थे? एंटवर्प में एक क्विंटन मैट्सी रहते थे और वो एक ब्लैक स्मिथ थे। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार थे। क्विंटन मैट्सी को एक पेंटर की लड़की से लव था। तो अब कहाँ ब्लैक स्मिथ कहाँ पेंटर, उन दोनों का कोई मैच ही नहीं था। तो उस लड़की के फादर यानी पेंटर उसको अलाउ नहीं करते थे शादी करने के लिए। तो एक दिन क्विंटन मैट्सी क्या करते हैं, उस पेंटर के स्टूडियो में घुस जाते हैं और उसकी पेंटिंग्स के ऊपर एक फ्लाई मक्खी ड्रॉ कर देते हैं और ड्रॉ करके वापस आ जाते हैं। अब जब पेंटर उसे देखते हैं तो वो मक्खी को हटाते हैं, मीन्स पेंटिंग पे से भगाने की, उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसे पता चलता है कि ये मक्खी रियल नहीं है, वो किसी ने पेंट कर रखी है, बनाई हुई है। और बाद में उन्हें ये पता चलता है कि वो किसने पेंट की थी? क्विंटन मैट्सी ने। अब उसे समझ आया कि ये ब्लैक स्मिथ तो इतना अच्छा पेंटर है। वो ये समझ रहे थे पेंटर जो थे कि ये तो ब्लैक स्मिथ है, इसको तो पेंटिंग आती नहीं होगी, इसीलिए ये तो हमारे मैच का ही नहीं है, इसलिए वो शादी के लिए भी मना कर देते। पर जब उसकी ड्राइंग को देखते हैं तो बिल्कुल रियल जैसी मक्खी बनाई है, उसको ऐसा लग रहा था कि ये वाकई में मक्खी बैठी हुई है। तो वो उसकी शादी अपनी बेटी से करा देते हैं और दोनों कपल हैप्पीली रहते हैं। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट स्टोरी का, आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रूट। नाउ व्हाट इज आउटसाइडर आर्ट? पहले ज़माने में क्या होता था, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होते थे, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी होती थी, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती थी, उन्हें आर्टिस्ट का दर्जा नहीं दिया जाता था। बड़े बड़े पेंटर्स ये बोलते थे कि जिसने स्कूल में जाकर पेंटिंग करना या बनाना सीखा है उन्हें ही आर्टिस्ट कहेंगे। बट ये जो कॉन्सेप्ट था इसको चेंज करने के लिए एक फ्रेंच पेंटर थे, जीन डुबोफे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला आउटसाइडर आर्ट का। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल जाएगा तो ही आर्ट सीख सकता है, कईयों में इनबॉर्न टैलेंट भी होता है, गॉड गिफ्ट भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो क्या मतलब था आउटसाइडर आर्ट का? वो आर्टिस्ट जिन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है बट स्टिल वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, उन्होंने फ्रेंच पेंटर ने आउटसाइडर आर्ट बोला। वो इस चीज़ को चेंज करना चाहते थे कि जो अनट्रेंड भी है या जिन्होंने खुद से सीखा है, इनबॉर्न टैलेंट है, वो भी पेंटर बन सकते हैं, उनको भी आर्टिस्ट बोला जाए, उनको भी रिकग्निशन मिलना चाहिए। आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। अब वो नए नए आर्टिस्ट जिन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के पेंटिंग स्टार्ट कर दी है और उनको पहचान मिलने लगी है, उनको क्या बोला गया? आर्ट ब्रूट या रॉ आर्टिस्ट, यानी कि स्टार्टिंग कर रहे हैं, अब वो उन्हें रोका नहीं जा सकता जाएगा। नेकचंद। नाउ हु इज़ नेकचंद? इसी टाइम की बात है, इन्होंने भी रॉ आर्ट को आगे बढ़ाया। इनका भी यही मानना था कि किसी डिग्री की, कोर्स की या ट्रेनिंग की कोई नीड नहीं है। अगर कोई भी पेंटर या आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो बन सकता है, बस उसमें ज़ील होनी चाहिए, उसका अंदर से मन होना चाहिए। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, वो भी नेकचंद जी ने ही बनाया है। इनका कहना था कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हम उनको जॉइन करके आर्ट पीसेस बनाएंगे। वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी अच्छी आर्ट पीसेस बनाई हैं उन्होंने रॉक गार्डन में, जैसे कि प्लास्टिक से, कांच की चूड़ियों से। तो नेकचंद जी ने जो रॉक गार्डन बनाया वो भी आउटसाइडर आर्ट का ही एग्जाम्पल है और इनके काम को बहुत एप्रिसिएशन मिला। उन्होंने कहा, The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेकचंद says।
गार्डन में लोगों को अपनी क्रिएशन को एंजॉय करते हुए देखना बिगेस्ट रिवार्ड है मेरे लिए। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section, and please like and share this video and subscribe to the channel.